वाई कॉस्ट अकाउंटिंग रिक्वायर्ड, आखिर कॉस्ट अकाउंटिंग की जरूरत क्या है? तो देख लेते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस, या फिर हम कह सकते हैं प्राइस टू बी कोटेड टू अ कस्टमर। तो पहला सवाल तो आपको अच्छे से समझ में आता है कि हमें प्रोडक्ट और सर्विसेज का सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना होता है, या फिर वो प्राइस का पता लगाना होता है जो हम कस्टमर के सामने कोट कर सके। तो कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ने का पहला रीजन तो आपको अच्छे से मालूम है। दूसरे रीजन की मैं बात करूं, एनी वेस्टेज ऑफ मटेरियल और टाइम। हमें ये चेक करना होता है कि क्या हमारा कोई मटेरियल वेस्ट हो रहा है प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त, या फिर टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा। टाइम का मतलब हो गया फैक्ट्री के अंदर जब वर्कर्स काम करते हैं तो आखिर वर्कर्स जो हैं टाइम को बर्बाद तो नहीं कर रही, टाइम का वेस्टेज तो नहीं हो रहा, या फिर जो है रॉ मटेरियल जब मंगाया जा रहा है तो रॉ मटेरियल सही टाइम पे आ रहा है, रॉ मटेरियल आने में डिले तो नहीं हो रहा जिसकी वजह से हमारे लेबर्स का या फिर मैं कहूँ वर्कर्स का टाइम का नुकसान तो नहीं हो रहा, या फिर हम प्रोडक्शन करते वक्त और भी कहीं अपना टाइम सेव कर सकते हैं, या फिर हम कोई एडवांस मशीन ले आएँ उसके थ्रू हम अपने टाइम को बचा सकते हैं। वेस्टेज ऑफ मटेरियल पढ़ेंगे हम अपने मटेरियल कॉस्टिंग के चैप्टर में, वेस्टेज ऑफ टाइम को लेकर हम पढ़ेंगे अपने लेबर कॉस्ट के चैप्टर में। तो इसके ऊपर आगे हमारे पूरे पूरे चैप्टर्स हैं जिसके अंदर हमें डिटेल में इन सब के बारे में ही स्टडी करना है। तो अभी आप ज़्यादा सोचो मत, आगे जैसे जैसे चैप्टर आते जाएंगे ये सब बातें आपको बहुत छोटी लगने लग जाएंगी, क्योंकि हमें बहुत डिटेल में इन सब बातों को पढ़ना है। लेवल ऑफ एफिशिएंसी, क्या हमारी लेवल ऑफ एफिशिएंसी यानी काम को करने की क्षमता वो और बढ़ सकती है? क्या हम अपनी मशीनरी और लेबर्स को कम यूटिलाइज तो नहीं कर रहे? क्या हमारी मशीनरी और लेबर्स जो है अंडर यूटिलाइज तो नहीं है? फुल एफिशिएंसी से हमारे वर्कर्स काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तो इन सब सवालों के जवाब हमें मिलते हैं लेवल ऑफ एफिशिएंसी। तो ये भी हमें पढ़ना है अपने आगे के चैप्टर्स में। हमारे आगे इसको लेकर भी स्पेसिफिक चैप्टर्स हैं, उसके अंदर हम इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। अगला पॉइंट देख लेते हैं, एडिशनल सेल कैन बी मेड एट कंसेशनल प्राइस। तो क्या हम कोई एडिशनल सेल कंसेशनल प्राइस यानी कम प्राइस पर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कहीं ऐसा तो नहीं है हम सेल बढ़ाने की कोशिश करें और सेल बढ़ाने के चक्कर में हम अपने प्राइस को कम कर दें और फिर बाद में हमें नुकसान हो? तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो है एडिशनल सेल जब हम करते हैं तो उसका प्राइस तय किया जाता है और देखा जाता है कि कुछ कंसेशन दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता। तो उसके बारे में भी हमारा पूरा चैप्टर है मार्जिनल कॉस्टिंग का, उसके अंदर हम इस एडिशनल सेल के पॉइंट को डील करते हैं और समझते हैं अच्छे से। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है, शुड गुड्स बी सोल्ड एट इवन बिलो कॉस्ट। क्या हम अपने सामान को कॉस्ट प्राइस से कम में बेच सकते हैं? तो अभी आपको लगता होगा कि बिलो कॉस्ट प्राइस बेचना सही नहीं है, लेकिन कई बार बिजनेस इस सिचुएशन में होता है कि आपको बिलो द कॉस्ट प्राइस भी सामान बेचना ही पड़ता है। तो आखिर कब ऐसी सिचुएशन आती है और कब बिलो द कॉस्ट प्राइस सामान को बेचना सही होगा कि नहीं होगा, उसके बारे में भी आगे हमें चैप्टर्स के अंदर स्टडी करना है। आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा ब्रेक इवन पॉइंट का, कि जिस पॉइंट पर आपको प्रॉफिट भी नहीं होता लॉस भी नहीं होता उसको हम कहते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। तो क्या हम ब्रेक इवन पॉइंट से कम रेट में अपने सामान को बेच सकते हैं कि नहीं बेच सकते, उसके बारे में भी हम देखेंगे अपने आगे के चैप्टर्स में। ये सब कुछ बेसिक सवाल हैं जिनके जवाब आपको कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ते वक्त अपने आप ही मिल जाएंगे, आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। जब आप कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ लोगे, पढ़ते चलोगे आगे, तो ये सब सवाल तो आपके लिए बहुत छोटे सवाल और बहुत बेसिक सवाल रह जाएंगे। अभी आपको लग रहा होगा ये सवाल बहुत बड़े बड़े सवाल हैं, इसका जवाब क्या होगा, लेकिन जब आप पढ़ना शुरू करोगे तो आपको इनके जवाब अपने आप मिलते चलेंगे। अब देख लेते हैं आगे। कॉस्ट अकाउंटिंग इज मोस्टली कंसर्न विद डेवलपिंग एंड अंडरस्टैंडिंग वेयर एन ऑर्गेनाइजेशन अर्न एंड लॉसेस मनी एंड प्रोवाइडिंग इनपुट्स इनटू डिसीजन टू जनरेट प्रॉफिट इन द फ्यूचर। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का मोस्टली कंसर्न कहाँ पर रहता है? कॉस्ट अकाउंटिंग का मोस्टली कंसर्न रहता है डेवलपिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवाता है जिससे हमें पता चल सकता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से मनी को अर्न कर रही है और कहाँ पर मनी को लूज कर रही है। तो ये सबसे जरूरी बात हो गई ऑर्गेनाइजेशन के लिए। उसको पता होना चाहिए कि किस एरिया से या किस फील्ड से या फिर किस डिपार्टमेंट से वो मनी को अर्न कर पा रही है और किस डिपार्टमेंट से या किस एरिया से या किस फील्ड से वो मनी को लूज कर रही है। दोनों ही चीज़ों के बारे में एक ऑर्गेनाइजेशन को पता होना चाहिए। तो कॉस्ट अकाउंटिंग हमारे अंदर एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर देता है, या मैं कहूँ क्रिएट कर देता है, जिससे हमें क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन की मनी अर्न करने की कैपेसिटी कहाँ पर है और लूज करने की कैपेसिटी कहाँ पर है। एंड प्रोवाइडिंग इनपुट्स, और हमें इस तरीके के डाटा प्रोवाइड करवा देता है ताकि हम ऐसे डिसीजन ले पाएं जिससे फ्यूचर में हमें प्रॉफिट जनरेट हो सके। तो क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया कॉस्ट अकाउंटिंग का मेनली काम क्या है। अभी तक हमने जितना पढ़ा उसके ऊपर हम दो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देखने जा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ सके कि कॉस्ट अकाउंटिंग की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है और कॉस्ट अकाउंटिंग हमें किस तरीके से डिसीजन मेकिंग में मदद करता है। तो सबसे पहला एग्जांपल हम देख लेते हैं। महेश एक पर्सन है, उसकी 3 शॉप्स हैं, मतलब वो उसके पास 3 दुकानें हैं। एक गारमेंट्स की है, दूसरी रेस्टोरेंट है और तीसरा जनरल स्टोर है। तो महेश बताता है कि अगर मैं तीनों दुकानों की कॉस्ट को ऐड ऑन कर दूं या तीनों दुकानों की कॉस्ट को सम कर दूं तो महेश को ये पता चलता है कि उस तीनों दुकानों की 35 लाख रुपए पर एनम कॉस्ट पड़ती है। यानी उसने तीनों दुकानों के सारे खर्चे मिला दिए,
चाहे वो मटेरियल का हो, लेबर का हो, रेंट हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, सैलरी हो, सब मिलाकर उसने सारे खर्चे मिला लिए, ट्रांसपोर्ट, लोडिंग, अनलोडिंग, सब खर्चा मिला लिया। सारे खर्चे मिलाकर बता रहा है वो उसको ये तीनों दुकानें चलाने के लिए जो टोटल कॉस्ट लगती है पर एनम वो लगती है 35 लाख रुपए की, जबकि उसका रेवेन्यू जो आता है तीनों दुकानों को मिलाकर तो वो आता है 45 लाख रुपए। तो 35 लाख रुपए की वो कॉस्ट लगा रहा है, 45 लाख रुपए उसका रेवेन्यू आ रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है उसको 10 लाख रुपए। तो जब आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर अकाउंटिंग करोगे तो महेश एक इंडिविजुअल है, यानी सोल प्रोप्राइटर है। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहता है कि जब आप सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग करते हो तो आप इसका ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, बैलेंस शीट बनाओगे। तो ये तीनों बनाते समय आपको क्या करना है, आपका एक बिजनेस है, दो बिजनेस है, तीन बिजनेस है, जितने भी बिजनेस है सबकी कॉस्ट को एड ऑन करके डेबिट साइड लिख देना और सबके रेवेन्यू को एड ऑन करके क्रेडिट साइड लिख देना और फाइनली अपना प्रॉफिट निकाल देना। तो जब उसने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हिसाब से प्रॉफिट निकाला तो निकल के आया 10 लाख रुपए। तो महेश का कहना है कि मैं बहुत बढ़िया बिजनेस कर रहा हूँ इन तीनों दुकानों से, मुझे इस बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहिए और तीनों दुकानों को एज इट इज चलाना चाहिए। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप भी कहोगे कि इन तीनों दुकानों को बढ़िया चला रहा है महेश, इसी तरीके से उसको आगे कंटिन्यू करना चाहिए, 10 लाख रुपए एक साल का प्रॉफिट कमा रहा है। लेकिन जब कॉस्ट अकाउंटिंग बीच में आता है तो कॉस्ट अकाउंटिंग कहता है रुक जाओ, अभी इतनी जल्दी किसी डिसीजन पे पहुंचना सही नहीं है, थोड़ा सा और एनालिसिस करो, थोड़ा सा और डिटेल में जाओ। तो अगर हम कॉस्ट अकाउंटिंग के हिसाब से देखें तो कॉस्ट अकाउंटिंग कहता है आप 35 लाख रुपए बता रहे हो कॉस्ट इन तीनों बिजनेस की और 45 लाख रुपए बता रहे हो रेवेन्यू इन तीनों बिजनेस को मिलाकर। तो एक काम करो, ये जो तीनों शॉप हैं इन तीनों शॉप की अलग अलग कॉस्ट निकालो और इन तीनों शॉप का अलग अलग रेवेन्यू निकालो। उसके बाद ये फैसले पहुंचो कि महेश को बिजनेस कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो महेश ने तीनों दुकानों का आपको डाटा प्रोवाइड करवाया और आप इस डाटा को देखो। महेश कह रहा है कि जब मैंने तीनों दुकानों की कॉस्ट और रेवेन्यू को अलग अलग किया तो मुझे ये बात पता चली कि मेरी गारमेंट की शॉप में कॉस्ट लगती है 20 लाख रुपए, रेस्टोरेंट की शॉप में कॉस्ट लगती है 10 लाख रुपए और स्टोर की शॉप में कॉस्ट लगती है 5 लाख रुपए। तीनों को मिलाकर हो गए 35 लाख रुपए की कॉस्ट। और रेवेन्यू की अगर मैं बात करूं 17 लाख रुपए रेवेन्यू आता है गारमेंट से, रेस्टोरेंट से आता है मेरा रेवेन्यू 18 लाख और स्टोर से आता है मेरा रेवेन्यू 10 लाख, टोटल आ गया 45 लाख। गारमेंट के बिजनेस में 20 लाख की कॉस्ट लग रही है, 17 लाख का रेवेन्यू आ रहा है, तो 3 लाख का सीधे सीधे लॉस हो रहा है महेश को। यही रेस्टोरेंट की बात करें 10 लाख की कॉस्ट लग रही है, 18 लाख का रेवेन्यू आ रहा है, 8 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। स्टोर की बात करें 5 लाख की कॉस्ट लग रही है, 10 लाख का रेवेन्यू आ रहा है, 5 लाख का यहाँ पर भी प्रॉफिट हो रहा है। अगर हम टोटल एड ऑन करें प्रॉफिट को, 8 लाख का प्रॉफिट है रेस्टोरेंट से, 5 लाख का प्रॉफिट है स्टोर से, टोटल हो गया 13 लाख। इसमें से 3 लाख का लॉस अगर हम लेस करें गारमेंट से तो आ गया 10 लाख का प्रॉफिट। तो अब आपका क्या कहना है इसको देखने के बाद कि महेश को अपने तीनों शॉप का बिजनेस कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अब आपका फैसला बदल जाएगा, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग कहता है आप सबको एड ऑन करके कोई भी फैसले पे नहीं पहुंच सकते। ये चीज फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर तो चल जाती है, आपने एक पर्सन का एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट बना दी, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग कहता है आप हर एक बिजनेस का अलग अलग पीएनएल अकाउंट बनाओगे, अलग अलग बैलेंस शीट बनाओगे। आप सबको इकट्ठा नहीं कर सकते क्योंकि हर बिजनेस के अंदर अपनी अलग कॉस्ट लग रही है, हर बिजनेस का अपना अलग रेवेन्यू आ रहा है। तो सबको अलग अलग करो, उसके बाद ही किसी डिसीजन पे पहुंचो। तो जब हमने अलग अलग किया तो हमें पता चला कि गारमेंट के बिजनेस से तो लॉस हो रहा है, जबकि रेस्टोरेंट और स्टोर के बिजनेस से प्रॉफिट हो रहा है। तो महेश के लिए इस समय फायदा इसी में है कि महेश अपने गारमेंट्स के बिजनेस को बंद करे और रेस्टोरेंट और स्टोर के बिजनेस को कंटिन्यू करे इसी तरीके से। इतने डाटा देख के आपको इतनी बात समझ में आई, लेकिन अगर कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें तो कॉस्ट अकाउंटिंग आपको और डिटेल में ले जाएगा। कॉस्ट अकाउंटिंग यहाँ पर भी नहीं रुकता। कॉस्ट अकाउंटिंग कहता है गारमेंट के बिजनेस में आपको लॉस हो रहा है 3 लाख का। अब आप ये देखो कि क्या ये जो 20 लाख रुपए कॉस्ट लग रही है गारमेंट के बिजनेस में, ये कॉस्ट को किसी भी तरीके से रिड्यूस किया जा सकता है। अगर हम इस 20 लाख की कॉस्ट को 15 लाख पे लेके आ गए, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग का मेनली पर्पस क्या होता है, कॉस्ट को रिकॉर्ड करना और साथ में कॉस्ट को कंट्रोल करना। और कॉस्ट कंट्रोल के हमने अगर मेथड्स लगाए तो हमें पता चला कि जो 20 लाख की हमारी कॉस्ट लग रही है, ये कॉस्ट में कुछ पैसा बर्बाद भी हो रहा है। अगर हम कोशिश करें तो हम अपनी कॉस्ट को बचा सकते हैं और इस 20 लाख को 15 लाख में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम इस 20 लाख को 15 लाख में कन्वर्ट करने में कामयाब हो गए विदाउट सैक्रिफाइसिंग क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ये बात भी हमें ध्यान रखनी है कि अगर हम प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ सैक्रिफाइस कर गए तो हमें 17 लाख का रेवेन्यू नहीं आएगा। तो हमें प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ किसी भी तरीके का कोई सैक्रिफाइस नहीं करना। उसी क्वालिटी के अंदर इसी कॉस्ट को अगर हम 15 लाख करने में कामयाब हो गए, फिर हमें गारमेंट के बिजनेस से भी 2 लाख का प्रॉफिट हो सकता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग कहता है आप एक काम करो, इस गारमेंट के बिजनेस के अंदर भी और डिटेल में जाओ, देखो इस गारमेंट के बिजनेस के अंदर
आप लोगों का मशीनरी कौन सी लग रही है, रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, सामान कहाँ से मंगा रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी लग रही है, लेबर की कॉस्ट कितनी लग रही है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी है, फैक्ट्री का किराया कितना है, शॉप का किराया कितना है, डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है, जो मशीनरी इस्तेमाल हो रही है वो पुरानी हो रही है, नहीं हो रही है, कोई एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीन लग सकती है तो उसको लगाओ जिससे कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सके। तो अभी भी किसी फैसले पर पहुंचने से पहले गारमेंट्स के बिजनेस को और डिटेल में एनालिसिस करो। तो डिटेल में किस तरीके से किसी बिजनेस का एनालिसिस किया जाता है यही पढ़ना है हमें पूरे कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। तो हम आराम से पढ़ेंगे आखिर इस 20 लाख की कॉस्ट को 15 लाख में कैसे ले जाया जाएगा, यही बात तो हमें समझनी है। कॉस्ट कंट्रोल के कॉन्सेप्ट में कई सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे तब हमें अच्छे से बात समझ में आएगी। तो हमें आगे के चैप्टर्स में यही करना है, यही समझना है पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। तो आपको एग्जाम्पल क्लियर हो गया। तो आप चलते हैं अपने अगले एग्जाम्पल पे। अगले एग्जाम्पल पे चलने से पहले हम कुछ बातों को समझ लेते हैं, क्योंकि हमें आगे का जो हमारा एग्जाम्पल होगा अगला, उसमें इन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। तो देख लेते हैं कॉस्ट क्लासिफिकेशन ऑन बिहेवियर पॉइंट ऑफ व्यू। अब ये क्या चीज़ है, देखिए बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग ने कॉस्ट को कई अलग अलग बेसिस में क्लासीफाई कर रखा है, या मैं कहूँ कई अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू में क्लासीफाई कर रखा है। तो हमें कॉस्ट को क्लासीफाई करना है कई सारे बेसिस में, या मैं कहूँ कई सारे पॉइंट ऑफ व्यू में। तो आगे जाके हमें कई सारे बेसिस पे कॉस्ट के क्लासिफिकेशन पढ़ने होंगे। दो चार मैं आपको एग्जाम्पल दूं। कॉस्ट का हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे एलिमेंट्स के बेस पे, फंक्शन के बेस पे, बिहेवियर के बेस पे, वेरिएबिलिटी के बेस पे, जो आप देख सकते हो बिहेवियर के बेस पे ये क्लासिफिकेशन दे रखा है, कंट्रोलेबिलिटी के बेस पे, नॉर्मेलिटी के बेस पे, टाइम के बेस पे, इन्वेंट्री के बेस पे। तो कई अलग अलग बेसिस से या फिर पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कॉस्ट के क्लासिफिकेशन को समझना है। उसमें से एक क्लासिफिकेशन होता है बिहेवियर पॉइंट ऑफ व्यू से, या मैं कहूँ कॉस्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर। तो अगर बिहेवियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कॉस्ट के 4 क्लासिफिकेशन होते हैं, या कॉस्ट को जो है 4 टाइप्स में बांटा जा सकता है। पहला टाइप होता है फिक्स कॉस्ट, दूसरा होता है वेरिएबल कॉस्ट, तीसरा सेमी वेरिएबल कॉस्ट और चौथा स्टेप कॉस्ट। तो अगर मैं फिक्स कॉस्ट की बात करूं तो फिक्स कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है, नाम से क्लियर है। फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट जो फिक्स रहती है, मतलब आप चाहे प्रोडक्शन ज्यादा करो या कम करो उस बात से फर्क नहीं पड़ता, आपकी ये कॉस्ट फिक्स ही रहेगी। चाहे आप 10 यूनिट बनाओ चाहे आप 1000 यूनिट बनाओ, ये वाली कॉस्ट आपको इनकर करनी पड़ेगी। अगर आपको बिजनेस चलाना है तो आपको ये कॉस्ट तो खर्च करनी पड़ेगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कौन सी कॉस्ट हो सकती है जो फिक्स कॉस्ट के अंदर आ जाए। रेंट एंड इंश्योरेंस ऑफ अ बिल्डिंग। आपने कोई बिल्डिंग किराए पे लिया बिजनेस चलाने के लिए, अब उस बिल्डिंग का किराया तो आपका जाएगा जाएगा। आप चाहे उस बिल्डिंग के अंदर 1000 यूनिट बनाओ चाहे 10,000 यूनिट बनाओ, 1000 यूनिट की प्रोडक्शन करो चाहे 10,000 यूनिट की प्रोडक्शन करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उस बिल्डिंग का रेंट जाएगा जाएगा, उस बिल्डिंग का इंश्योरेंस जाएगा जाएगा। फैक्ट्री की बात करूं, आपने एक फैक्ट्री रेंट पे ली है तो अब आप उस फैक्ट्री के अंदर एक मशीनरी लगाओ 4 मशीनरी लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके अंदर 10,000 यूनिट बनाओ 50,000 यूनिट बनाओ, आपकी मनमर्जी, फैक्ट्री का रेंट तो जाएगा जाएगा। डेप्रिसिएशन की बात करूं, बिल्डिंग आपकी अपनी है, उस बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन जा रहा है, या मैं कहूं फैक्ट्री आपकी अपनी है, उस फैक्ट्री का डेप्रिसिएशन जा रहा है, तो डेप्रिसिएशन तो जाएगा ही जाएगा। क्या फर्क पड़ता है इस बात से कि आप प्रोडक्शन कर रहे हो कि नहीं कर रहे, कम कर रहे हो कि ज्यादा कर रहे हो। डेप्रिसिएशन हर साल उतना लगेगा ही लगेगा जितना लगना है। मैनेजर की सैलरी, अब आपने मैनेजर अपॉइंट किया है, आपको उसको सैलरी देनी होगी, वो आपके लिए चीजों को मैनेज करेगा ही करेगा, आपके बिजनेस को मैनेज करेगा ही करेगा। अब आप चाहे अपनी प्रोडक्शन कम करो या ज्यादा करो उस बात से कोई फर्क पड़ता नहीं है। वॉचमैन की सैलरी, आपने किसी बिल्डिंग के बाहर या किसी फैक्ट्री के बाहर वॉचमैन को खड़ा करा है, अब वॉचमैन को आपको सैलरी देनी है। अंदर प्रोडक्शन हो या ना हो, आप चाहे प्रोडक्शन कम करो ज्यादा करो, बाहर वॉचमैन गेट पे खड़ा है वो तो अपना काम कर रहा है, उसको आपको एक फिक्स सैलरी देनी है। आप प्रोडक्शन ज्यादा भी कर लोगे तो वो आपसे उतनी ही सैलरी मांगेगा जितनी फिक्स हुई है। ये तो मैं आपको 2 4 5 एग्जांपल दे रहा हूँ फिक्स कॉस्ट की। फिक्स कॉस्ट अपने आप में बहुत सारी होती हैं, हमें बहुत डिटेल में फिक्स कॉस्ट को पढ़ना है और फिक्स कॉस्ट के हम बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे और बहुत अच्छे से फिक्स कॉस्ट को समझना है हमें आगे के चैप्टर्स में। लेकिन आपको बेसिक आइडिया लग गया होगा कि फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या होता है। फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो हमेशा फिक्स रहती है, वो इस बात पर चेंज नहीं होती कि आपकी प्रोडक्शन यूनिट जो है वो कम हो रही है या ज्यादा हो रही है। आप प्रोडक्शन कम करो या ज्यादा करो, फिक्स कॉस्ट में कोई बदलाव नहीं आता। अब मैं बात करता हूं वेरिएबल कॉस्ट की। तो वेरिएबल कॉस्ट नाम से क्लियर है, जो वेरी करेगी, यानी जो प्रोडक्शन कम करने से कम होगी और प्रोडक्शन ज्यादा करने से ज्यादा होगी, यानी वो वेरी करेगी ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। रॉ मटेरियल उतना ही लगेगा जितने यूनिट्स की आप प्रोडक्शन करोगे, जितना सामान आप बनाओगे उतने सामान का ही तो रॉ मटेरियल लगेगा। कम सामान बनाओगे कम रॉ मटेरियल खर्च होगा, ज्यादा सामान बनाओगे ज्यादा रॉ मटेरियल खर्च होगा। डायरेक्ट वेजेस, लेबर को सैलरी दोगे, वर्कर्स को सैलरी दोगे, जितने सामान बनाओगे उतने ही वर्कर्स रखोगे और उतनी ही सैलरी उनको दोगे। कम सामान बनाओगे कम वर्कर्स रखने पड़ेंगे, उनको कम सैलरी देनी पड़ेगी। ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे ज्यादा वर्कर्स रखने पड़ेंगे, ज्यादा सैलरी देनी पड़ेगी, ज्यादा वेजेस देनी पड़ेगी। तो ये जो डायरेक्ट वेजेस होता है ये वर्कर्स को दी जाती है,
अब ये डिपेंड करती है कि आप कितनी प्रोडक्शन कर रहे हो, कम कर रहे हो कम वेजेस देनी पड़ेगी, ज्यादा कर रहे हो ज्यादा देनी पड़ेगी। तो अगला एग्जांपल हो गया मोटिव पावर। मोटिव पावर हो गया मशीनरी में कितनी पावर कंज्यूम हो रही है। अब मशीनरी जितनी ज्यादा चलेगी पावर उतनी ज्यादा कंज्यूम होगी, मशीनरी कम चलाओगे कम पावर कंज्यूम होगी, ज्यादा प्रोडक्शन करोगे ज्यादा देर तक मशीनरी चलाओगे ज्यादा पावर कंज्यूम होगी। तो डिपेंड करता है कि आप प्रोडक्शन कितनी कर रहे हो। सेलिंग कमीशन, आप जितनी सेल होगी उतना कमीशन देना पड़ेगा। सेल तो तब होगी जब आप प्रोडक्शन करोगे, तो जितनी प्रोडक्शन करोगे उसी हिसाब से सेल होगी और उसी हिसाब से आपको कमीशन देना पड़ेगा। लेकिन सेलिंग कमीशन ऐसा एग्जांपल है जो कि वेरिएबल भी हो सकता है और फिक्स भी हो सकता है। कई बार जो है जो हमारे सेल्समैन होते हैं या फिर जो सेलिंग एजेंट होते हैं उनसे डील होती है कि हम उनको कमीशन पर यूनिट के हिसाब से प्रोवाइड करवाएंगे, मतलब जितने यूनिट सेलिंग एजेंट सामान को बेचेगा उतना उनको कमीशन मिलेगा। तो ये तो हो गई वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन कई बार पहले से डील हो जाती है कि आपको एक फिक्स कमीशन प्रोवाइड किया जाएगा, अब आप सामान कम बेचो कि ज्यादा बेचो। अगर इस तरीके का कोई बात हुई है सेलिंग एजेंट से और इस तरीके का कोई फिक्स सेलिंग कमीशन जा रहा है तो वो फिक्स कॉस्ट की कैटेगरी में आ सकता है। तो सेलिंग कमीशन हमारा जनरली वेरिएबल होता है लेकिन कई बार फिक्स भी हो सकता है। वेरिएबल कॉस्ट की अगर मैं एक डेफिनेशन दूं तो वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो वेरी करती है या फिर जो डिपेंड होती है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ यूनिट्स। तो आपको समझ में आ गया फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के बीच बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट और स्टेप कॉस्ट को अभी हमें समझने की जरूरत नहीं है, आगे हम एक चैप्टर पढ़ेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग, उसके अंदर हम इसको डिटेल में समझेंगे और डिटेल में इसके ऊपर बात करेंगे। अभी हमारे अगले एग्जाम्पल के लिए या मैं कहूँ अगले प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के लिए आपको उससे फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को समझना काफी है। अब देखते हैं हम अपने अगले एग्जाम्पल को। एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है जिसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है 40,000 यूनिट, यानी पूरे साल के अंदर ये कंपनी जो है 40,000 यूनिट प्रोड्यूस कर सकती है। लेकिन प्रेजेंटली वो कितनी प्रोडक्शन और सेल कर रही है 25,000 यूनिट। प्रेजेंट प्रोडक्शन एंड सेल बता रखा है 25,000 यूनिट्स। कैपेसिटी ज्यादा है फिर भी प्रोडक्शन इतनी कर रही है। आखिर ऐसा क्यों कर रही होगी? क्योंकि जितनी डिमांड आ रही होगी उतनी ही प्रोडक्शन कर रही होगी। अब डिमांड जितनी आ रही है उतना ही तो बनाएगी, सामान वेस्ट थोड़ी ना करेगी। प्रोडक्शन कैपेसिटी भले ही 40,000 हो 50,000 हो, जितनी डिमांड होगी जितनी मार्केट में उस प्रोडक्ट की डिमांड होगी उतनी प्रोडक्शन करी जाती है। अब मैं बात करता हूँ फिक्स कॉस्ट की। कंपनी की फिक्स कॉस्ट इनकर हो रही है पर एनम 25 लाख रुपीस। अब ये फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या होता है आपको पता है। प्रोडक्शन कम हो या ज्यादा हो इस बात से कोई फर्क पड़ता नहीं है, 25 लाख रुपीस तो जाने ही जाने हैं। अब मैं बात करूं वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट बता रखी है 100 रुपए पर यूनिट, यानी एक यूनिट को बनाने के लिए वेरिएबल कॉस्ट लगती है 100 रुपए। वेरिएबल कॉस्ट के अंदर हमारे प्रोडक्ट को बनाने के सारे वेरिएबल खर्चे आ जाते हैं, मतलब चाहे मैं रॉ मटेरियल की बात करूं, लेबर की बात करूं, कमीशन की बात करूं, तो सभी तरीके के खर्चे जो है वेरिएबल कॉस्ट के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। अगर आपको क्वेश्चन ने साफ साफ बता रखा है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, इसका मतलब है कि एक यूनिट बनाने में हमारा जो वेरिएबल खर्चा लगता है वो 100 रुपए पर यूनिट लगता है। आगे क्या दे रखा है, मिस्टर एक्स एक फॉरेनर है, वो डिमांड कर रहा है 7,000 यूनिट्स की। अब मिस्टर एक्स एबीसी लिमिटेड के पास आया और आकर बोला कि मुझे 7,000 यूनिट्स चाहिए। कितने प्राइस पर चाहिए? 150 रुपए पर यूनिट के प्राइस पर चाहिए। फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस पर यूनिट एंड शैल वी एक्सेप्ट द डिमांड ऑफ मिस्टर एक्स। दो चीजें आपको बोल रखी है इस एग्जांपल के अंदर निकालने के लिए। पहली चीज कॉस्ट प्राइस पर यूनिट निकाल लो एबीसी लिमिटेड का, और दूसरी चीज ये बात बता दो कि क्या एबीसी लिमिटेड को मिस्टर एक्स की डिमांड को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मिस्टर एक्स ने डिमांड क्या करी थी 7,000 यूनिट की 150 रुपए पर यूनिट के हिसाब से। तो एक बार एबीसी लिमिटेड कैलकुलेशन करके देखेगी अपनी, तब उसको बात समझ में आएगी कि उसको क्या करना है आगे। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस पर यूनिट। तो कॉस्ट प्राइस पर यूनिट कैसे निकलता है आप ध्यान से देखो। सबसे पहले हम निकालेंगे फिक्स कॉस्ट पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलेगा, 25 लाख रुपए पर एनम कॉस्ट दे रखी है, तो 25 लाख रुपए जो कॉस्ट लग रही है वो कितने यूनिट पे लग रही है, 25,000 यूनिट पे। तो 25 लाख डिवाइड बाय 25,000 कितना हो गया, 100 रुपए पर यूनिट। अब हमने 25,000 से डिवाइड क्यों करा 25 लाख को, क्योंकि फाइनली ये कॉस्ट हमने रिकवर किससे करनी है, कस्टमर से। तो जितने यूनिट हम प्रोडक्शन करेंगे उतने के हिसाब से हम फिक्स कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे। आप पहले अभी ये लेफ्ट साइड की कैलकुलेशन को देखो। अब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमें क्वेश्चन ने बता रखी है 100 रुपए है, तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट हम निकाल चुके हैं 100 रुपए। टोटल कॉस्ट हमारी निकल के आई 200 रुपए। एक प्रोडक्ट को बनाने में वेरिएबल कॉस्ट लगेगी और फिक्स कॉस्ट लगेगी, दोनों को एड ऑन करा निकल के आई टोटल कॉस्ट पर यूनिट जो कि है 200 रुपए। अब 200 रुपए टोटल कॉस्ट निकल के आ गई। अब इसमें एबीसी लिमिटेड को अपना प्रॉफिट मार्जिन भी चाहिए, बिना प्रॉफिट के तो कोई बिजनेस नहीं करता। तो एबीसी लिमिटेड ने 40% ऑन कॉस्ट अपना प्रॉफिट मार्जिन लेके रखा हुआ है। तो 200 का 40% हो गया 80 रुपए, तो प्रॉफिट को ऐड किया निकल के आया 280 रुपए। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना बनता है एबीसी लिमिटेड का, 280 रुपए। तो एबीसी लिमिटेड अपने प्रोडक्ट को 280 रुपए पर यूनिट में बेच सकती है। तो एबीसी लिमिटेड करंट सिचुएशन में 25,000 यूनिट को
280 रुपए पर यूनिट के हिसाब से 70 लाख रुपए में आराम से बेच रही है। तो एबीसी लिमिटेड आराम से अपना बिजनेस कर रही है। उसका सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है? 280 रुपए। लेकिन मिस्टर एक्स आया और मिस्टर एक्स ने आकर बोला कि मुझे 7000 यूनिट दे दो 150 रुपए पर यूनिट के हिसाब से। अब एबीसी लिमिटेड की खुद की कॉस्ट कितनी पड़ रही है प्रोडक्ट को बनाने में? 200 रुपए। एक्स मांग रहा है 150 रुपए पर यूनिट में प्रोडक्ट को। क्या एबीसी लिमिटेड 150 रुपए पर यूनिट में मिस्टर एक्स को प्रोडक्ट सप्लाई कर सकती है? आप सोच के देखो, क्या प्रोवाइड करवा पाएगी? बिल्कुल भी नहीं, किसी कीमत पे नहीं प्रोवाइड करवा सकती। जब उसकी खुद की कॉस्ट 200 रुपए पड़ रही है, जब उसको सामान खुद बनाने पर 200 रुपए का पड़ रहा है, अभी आप एक बार के लिए प्रॉफिट मार्जिन को हटा भी दो, सामान ही 200 रुपए का पड़ रहा है, तो वो 150 रुपए में कैसे बेच सकती है? आप खुद एक बार सोच के देखो। अगर एबीसी लिमिटेड की जगह आप बिजनेस कर रहे होते तो जो सामान आप 200 रुपए में खुद बना रहे हो, आप उसको किसी दूसरे को 150 रुपए में कैसे बेच सकते हो? आपकी तो कॉस्ट भी रिकवर नहीं हुई, प्रॉफिट की बात तो बहुत दूर की गई। सीधे सीधे एबीसी लिमिटेड को मिस्टर एक्स की इस डिमांड को रिजेक्ट कर देना चाहिए। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो ये बिल्कुल गलत फैसला होगा, क्योंकि मैंने आपको कहा है कॉस्ट अकाउंटिंग हमेशा एक कदम आगे की बात करता है। अब मैं आपको समझाता हूं किस तरीके से आपका ये फैसला गलत हो सकता है। आप अब राइट साइड में देखो, एबीसी लिमिटेड की फिक्स कॉस्ट कितनी लग रही थी पर एनम? 25 लाख रुपए। एबीसी लिमिटेड अगर मिस्टर एक्स की डिमांड को एक्सेप्ट कर ले तो अब उसको प्रोडक्शन कितनी करनी पड़ेगी? 25,000 यूनिट की प्रोडक्शन पहले वो कर रही थी, 7,000 मिस्टर एक्स की प्रोडक्शन भी करेगी, तो टोटल 32,000 यूनिट की प्रोडक्शन होगी। तो 25 लाख रुपए की कॉस्ट को रिकवर किससे करना है? 32,000 यूनिट से। तो फिक्स कॉस्ट कितना निकल के आ गया? 78 रुपीज 125 पैसा पर यूनिट, यानी ये आ गई हमारी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट। अब अगर मिस्टर एक्स की डिमांड को एक्सेप्ट किया जाता है तो टोटल कॉस्ट कितनी निकल के आएगी? 100 रुपए वेरिएबल कॉस्ट बता रखी है। आप 1 यूनिट बनाओ, 1000 यूनिट बनाओ, 10,000 यूनिट बनाओ, 1 लाख यूनिट बनाओ, 100 रुपए आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट लगनी है। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में तो कोई चेंज है नहीं। फिक्स कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो फिक्स कॉस्ट कितनी हो जाएगी अब? 78 रुपए 125 पैसा। टोटल कॉस्ट को ऐड किया 178 रुपए 125 पैसा, ये आपकी टोटल कॉस्ट आ गई। लेकिन ये मांग कितने में रहा है? 150 रुपए में। दे सकते हो किसी कीमत पे नहीं, अभी भी हमारी कॉस्ट रिकवर नहीं हो रही। तो आपको अभी भी देख के ये लग रहा होगा कि इस डिमांड को एक्सेप्ट नहीं करा जा सकता। थोड़ा और सोच के देखो, जब मिस्टर एक्स नहीं आया था तो एबीसी लिमिटेड 25,000 यूनिट अपनी प्रोडक्शन कर रही थी और उसको सेल कर रही थी। तो एबीसी लिमिटेड की सेलिंग प्राइस था 280 रुपए और 25,000 यूनिट बड़े आराम से बिक जा रहे थे 280 के सेलिंग प्राइस पे। फिर आया मिस्टर एक्स और मिस्टर एक्स ने डिमांड करी मुझे 7,000 यूनिट 150 रुपए पर यूनिट में प्रोवाइड करवा दो। तो मुझे एक बात बताओ, 25 लाख रुपए फिक्स कॉस्ट लग रही थी 25,000 यूनिट को प्रोड्यूस करने में, अब 7,000 की एक्स्ट्रा डिमांड आ गई। तो मुझे बताओ, ये जो 7,000 की एक्स्ट्रा डिमांड आई, क्या इसकी वजह से हमारी 25 लाख की फिक्स कॉस्ट में कोई इंक्रीमेंट आया? क्या हमारी 25 लाख की फिक्स कॉस्ट बढ़ी? फिक्स कॉस्ट तो अभी भी 25 लाख रुपए पर एनम लग रही है, वो तो उतनी की उतनी रहती है। आप प्रोडक्शन कम करो या ज्यादा करो, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब उतनी की उतनी रहती है 25 लाख रुपए, और 25 लाख रुपए हम आराम से रिकवर कर पा रहे हैं अपने कस्टमर से, तो हमें इस 25 लाख की तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो हमें 25,000 यूनिट की प्रोडक्शन पे भी रिकवर हो रही थी। तो फिक्स कॉस्ट कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट इंकर नहीं होने जा रही अगर हम इन 7,000 यूनिट को एडिशनल बना भी दें। फिक्स कॉस्ट तो 25 लाख रुपए हमारी लगनी है, चाहे आप 7,000 यूनिट के इस ऑफर को एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें जो देखनी है वो देखनी है वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि आप 7,000 यूनिट एडिशनल बनाओगे तो हर यूनिट पर 100 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट लगेगी। एडिशनल लगना क्या है? वेरिएबल कॉस्ट 100 रुपए। मिस्टर एक्स कह रहा है मैं 150 रुपए देने को तैयार हूं, फिक्स कॉस्ट लगनी नहीं है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट क्या है? फैक्ट्री का रेंट, मैनेजर की सैलरी, वॉचमैन की सैलरी, ये तो लगनी है, चाहे मिस्टर एक्स के ऑर्डर को एक्सेप्ट किया जाए या ना किया जाए, क्योंकि हम पहले से बिजनेस तो कर ही रहे हैं, प्रोडक्शन तो कर ही रहे हैं। अब प्रोडक्शन कम करें या ज्यादा करें उससे फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। 25 लाख रुपए तो हमारे खर्च होने ही होने फिक्स कॉस्ट के नाम के। तो फिक्स कॉस्ट की हमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें चिंता किस बात की करनी है? अपनी वेरिएबल कॉस्ट की। डिसीजन किसको देखकर लेना है? वेरिएबल कॉस्ट को। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 100 रुपए आ रही है और सेलिंग प्राइस मिल रहा है हमें 150 रुपए, 50 रुपए का हमें प्रॉफिट हो जाएगा। अगर हम इसके ऑफर को एक्सेप्ट कर ले तो एबीसी लिमिटेड को 7,000 यूनिट पे 50 रुपए पर यूनिट का प्रॉफिट हो जाएगा। तो एबीसी लिमिटेड का तो इसमें फायदा ही है, क्योंकि अगर वो इस ऑफर को रिजेक्ट कर देती तो वो 50 रुपए पर यूनिट के प्रॉफिट को खो रही थी। फिक्स कॉस्ट तो उसकी तब भी लगनी थी। सवाल तो ये था कि वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो जाए, तो वेरिएबल कॉस्ट तो उसकी रिकवर हो रही है। वेरिएबल कॉस्ट 100 रुपए पर यूनिट है और मिस्टर एक्स 150 रुपए पर यूनिट देने को तैयार है। तो जब एडिशनल यूनिट बनाने से कुछ एक्स्ट्रा फायदा हो रहा है तो उसमें गलत क्या है? तो अब आपका क्या फैसला है? अब आपको क्या लगता है, इस ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहिए कि रिजेक्ट करना चाहिए? तो बिल्कुल इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अब देखो, हमने कॉस्ट अकाउंटिंग को पढ़ा, समझा,
कॉस्ट अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी कैलकुलेशन करने की कोशिश करी तो हमारे डिसीजन चेंज हो गए। यही अगर हम कॉस्ट अकाउंटिंग को नहीं समझते, नहीं पढ़ते, नहीं जानते तो हमारे डिसीजन कुछ और हो सकते थे और जिसकी वजह से हम अपना नुकसान करवा सकते थे। ये तो अभी एक बेसिक कैलकुलेशन मैंने आपको समझाई। और डिटेल में और अच्छे से हमें कैलकुलेशन करनी होती है तो हम और अच्छे फैसले ले पाते हैं अपने बिजनेस को लेकर। लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा यहाँ पर एबीसी लिमिटेड को। अब मिस्टर एक्स एक फॉरेनर है तो एबीसी लिमिटेड को एक बात का ध्यान रखना होगा, मिस्टर एक्स को ये 7,000 यूनिट 150 रुपए पर यूनिट में सप्लाई करने से पहले एक एग्रीमेंट तैयार करवाना होगा और उस एग्रीमेंट में लिखना होगा कि एबीसी लिमिटेड जो 7,000 यूनिट सप्लाई कर रही है 150 रुपए पर यूनिट के हिसाब से मिस्टर एक्स को, ये 7,000 यूनिट मिस्टर एक्स इंडिया के अंदर सेल नहीं करेगा क्योंकि मिस्टर एक्स को ये 150 रुपए पर यूनिट के हिसाब से मिल रहा है और जबकि यही प्रोडक्ट एबीसी लिमिटेड 280 रुपए पर यूनिट के हिसाब से मार्केट में बेच रही है। अगर मिस्टर एक्स ने इन 7,000 यूनिट को एबीसी लिमिटेड से ही 150 रुपए पर यूनिट पे खरीद कर 200 रुपए पर यूनिट मार्केट में बेच दिया, मिस्टर एक्स तो प्रॉफिट कमा जाएगा, एबीसी लिमिटेड का घाटा हो जाएगा क्योंकि एबीसी लिमिटेड इसी प्रोडक्ट को कितने सेलिंग प्राइस में बेचती है, 280 रुपए। अगर मिस्टर एक्स ने इसको इंडियन मार्केट के अंदर 200 रुपए या 250 रुपए में बेच दिया, एबीसी लिमिटेड का बिजनेस तो खतरे में आ जाएगा। तो एबीसी लिमिटेड को एक एग्रीमेंट करवाना होगा और मिस्टर एक्स को कहना होगा कि हम जो आपको ये 7,000 यूनिट प्रोवाइड करवा रहे हैं इसको आप इंडियन मार्केट में नहीं बेचोगे, हमारी मार्केट में नहीं बेचोगे, इसको आप इंडिया के बाहर फॉरेन मार्केट में जाके ही बेचोगे। तो अगर हम बिजनेस करते हैं तो हमें सब बातों को ध्यान में रखना होता है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो हमें डिसीजन ऐसे ही नहीं लेना होता, तो हमें सब बातों को ध्यान में रखना होता है। बिजनेस करना बहुत बड़ा काम है, बिजनेस करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपका एक छोटे से छोटा फैसला आपके बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। तो आपको अपने बिजनेस के डिसीजन बहुत सोच समझकर बहुत कैलकुलेटिव तरीके से लेने होते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग हमें यही सिखाता है कि हमें अपने बिजनेस के अंदर आखिर डिसीजंस किस तरीके से लेने होते हैं और क्या क्या बातों को सोच समझ कर लेना होता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ने के बाद आपके बिजनेस को देखने और सोचने का नजरिया ही चेंज होने वाला है।